हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी की हमारी सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर, जिसके अंदर था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, यानी महासागर और महाद्वीपों का वितरण। ठीक, इसके अंदर दो थ्योरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियो में, जो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महासागरीय विस्थापन सिद्धांत, और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी यानी संवहन प्रवाह सिद्धांत। ठीक, उसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं और दो थ्योरी और हैं इस चैप्टर में, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का बेस बनी है। तीसरी थ्योरी क्या है दोस्तों? सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी समुद्री सतह विस्तारण सिद्धांत, सतह या अधस्तल। ठीक है दोस्तों, तो उसको पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखें। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आया था दोस्तों कि जो समुद्र की सी फ्लोर यानी समुद्री अधस्तल, ठीक है, सी फ्लोर समुद्री अधस्तल, हिंदी में इसको बोलते हैं समुद्री अधस्तल। ठीक है दोस्तों, अब अधस्तल थोड़ा सा टिपिकल हिंदी का वर्ड है। तो अधः का मतलब होता है नीचे और तल का मतलब होता है सरफेस, यानी जो नीचे का सरफेस है। सी लेवल क्या होता है दोस्तों? समुद्री तल किसको बोलते हैं? जैसे सी लेवल की बात आ गई, समुद्री तल से आप देखो, कई बार आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहां पर जब एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है तो वहां पे लिखा होता है कि ये जगह समुद्र तल से इतनी ऊंचाई के ऊपर। ठीक, तो समुद्र तल यानी सी लेवल का क्या मतलब होता है दोस्तों? जो पानी की सतह होती है ना, यानी पानी की जो ऊपरी सतह होती है उसको बोला जाता है समुद्र तल। और अधस्तल क्या मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी वो ठोस हिस्सा, पानी के नीचे का जो ठोस हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सी फ्लोर या समुद्री अधस्तल। ठीक है, आगे बात समझिए। तो सी फ्लोर मैपिंग, पहला कॉन्सेप्ट क्या आ गया? सी फ्लोर मैपिंग, यानी जो समुद्र का अधस्तल है उसका मानचित्रण किया गया। ठीक है, मानचित्रण कैसे दोस्तों? देखो, जैसे अगर आपने कोई भौगोलिक मानचित्र लेंगे यानी जियोग्राफिकल मैप लेंगे तो उसके अंदर क्या लिखा मिलेगा? ठीक है, उसके अंदर जैसे भारत का मानचित्र लेंगे उसके अंदर ये दिखाया जाएगा यहाँ पे पहाड़ है, यानी सबसे ऊपर दिखाया जाएगा यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर गंगा नदी है, यहाँ यमुना नदी है, यहाँ पर मैदानी एरिया है, यहाँ पर पहाड़ी एरिया है। ठीक है, यहाँ पर समुद्री एरिया है। आगे बात सुनो, तो ये सारी चीजें किसकी खूबी होती है? ये ज्योग्राफिकल मैप की खूबी होती है। तो उसमें मानचित्र की सहायता से ये दिखाया होता है कि कौन सा जो जियोग्राफिकल रिलीफ है वो किस जगह पर मौजूद है, यानी कौन सी जो भौगोलिक आकृति है वो किस स्थान पर मौजूद है। तो उसी प्रकार समुद्र के नीचे का जो तल है उसका मानचित्रण करते हैं तो क्या पता चलता है कि जो समुद्र का जो तल है वो सिर्फ मैदानी क्षेत्र ही नहीं है। ठीक है, क्षेत्र ही नहीं है। आगे बात समझो कि वो समुद्र तल एकदम से समतल यानी मैदान की तरह से नहीं है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृति है। जैसे आप देखेंगे महासागरीय पर्वत बोल दीजिए, ठीक है, महासागरीय पर्वत या कटक। ठीक है, कटक का भी क्या मतलब होता है दोस्तों? जो समुद्र के अंदर जो पर्वत पाए जाते हैं उनको बोलते हैं महासागरीय कटक या फिर रिज। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं समुद्री मेघ। दूसरा क्या है, और भी कुछ अलग तरह की आकृतियां पाई जाती हैं, यानी गहराइयां भी पाई जाती हैं। गहराई इनको बोलते हैं ट्रेंच, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रेंच, जैसे मारियाना ट्रेंच है। ठीक, तो अलग अलग प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। ठीक, तो समुद्री अधस्थल है उसके मानचित्रण से क्या पता चला कि जो समुद्र का अधस्थल है वो मैदानी ही नहीं है, यानी सिर्फ मैदान ही नहीं उपस्थित है, वहां पर अलग अलग प्रकार की आकृतियां उपस्थित हैं। उसमें रिज भी है, ट्रेंच भी है और अलग अलग प्रकार की, यानी कुछ मैदानी क्षेत्र भी है, कुछ अटक भी है, कुछ ट्रेंच भी है। तो अलग अलग प्रकार की आकृतियां पाई गई। अब उस मानचित्रण के आधार पर
जो समुद्री अधस्तल है उन क्या करती है, तो तीन चीजों में बांटा गया। जो तीन प्रमुख चीजें थी वो कौन कौन सी थी? सी फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सी फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यानी बनावट। उनकी बनावट कैसी है? समुद्री अधस्तल है, उनकी बनावट कैसी है? तो इसके अंदर तीन चीजें मेन बताई गई। अब इसमें क्या क्या बताया गया कि जो समुद्र है उसके अंदर रिफ्ट सिस्टम भी है, यानी रिज भी है, वहां पे कटक भी है, ट्रेंच भी है, मैदानी एरिया भी है। तो उस हिसाब से उसको तीन चीजों में बांटा गया। पहला था जो समुद्री समुद्री मैदान या फिर वितलीय मैदान बोल सकते हैं आप इसको। वितलीय मैदान, सॉरी वितलीय मैदान, एग्जैक्ट जब आप बात करेंगे तो इसकी आएगा वितलीय मैदान। ठीक, वितलीय मैदान। दूसरा आता है आपका समुद्री सीमा। समुद्री सीमा, इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे। समुद्री सीमा या फिर आप बोल सकते हैं आपको कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन या फिर इसको महाद्वीपीय सीमा भी बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ से महाद्वीप खत्म होता है वहां से ही महासागर की शुरुआत हो सकती है। आप इसको समुद्री सीमा बोल दीजिए या फिर कॉन्टिनेंटल मार्जिन। थर्ड में क्या आता है दोस्तों? थर्ड में आता है मध्य समुद्री कटक या समुद्री मेघला, मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज, ठीक है दोस्तों। तो तीन तरह की आकृतियां पाई गई, मिड ओशियनिक रिज, समुद्री सीमा या कॉन्टिनेंटल मार्जिन और समुद्री मेघला। अब देखिए, जैसे ये हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 0, यानी इससे नीचे की तरफ आएंगे तो गहराई और इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ऊंचाई। कुछ इस तरह से समुद्र का आकार होता है। अब देखिए, ये जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये है समुद्री तल। समुद्री तल। अब समुद्री तल क्या होता है दोस्तों? जो समुद्र की ऊपरी जो सतह होती है उसको बोलते हैं समुद्री तल। अब ये क्या होगा? ये है महाद्वीपीय हिस्सा, यानी महाद्वीप। ठीक, इस साइड आपका क्या आ गया? महासागर। ठीक, ये कौन सा साइड है? महासागर। अब ये जो एरिया है इसको थोड़ा सा एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा फ्लैट यानी मैदानी एक समतल सा एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? कुछ इस तरह से समतल सा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये है, इसको बोलते हैं समुद्री बेसिन सतह। ठीक है, समुद्री बेसिन सतह। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों? गहराई। ये है समुद्री ढलान। ढलान, ये हो गया पर्वत की ऊंचाई 8 किलोमीटर, क्योंकि पर्वत 8 किलोमीटर मैक्सिमम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की। तो पर्वत की ऊंचाई है, ऊंचाई किस साइड बताई थी? 0 से ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या है दोस्तों? गहराई। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों? देखो, ये है समुद्र का तल। ठीक है, समुद्री तल यानी समुद्र की जो लेवल लेते हैं समुद्र तल से हम, वो इस प्रकार है। तो जो कॉन्टिनेंट का एरिया है वो समुद्री तल से ऊंचाई पर है, और कुछ इस ऊंचाई पर आप देखेंगे तो एवरेज ऊंचाई है।
यानी एवरेज मतलब औसत ऊंचाई, यानी महाद्वीपीय जो क्षेत्र है उसकी औसत ऊंचाई इसके आसपास है। ठीक है, आगे बात सुनिए। कुछ एरिया है वो क्या है, उनकी ऊंचाई कम है और कुछ की ऊंचाई ज्यादा है। तो इस प्रकार जो एवरेज आएगा वो कुछ इस हाइट तक आएगा, वो आएगा आप देखेंगे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, यानी समुद्र तल से सी लेवल से उसकी ऊंचाई आएगी वो 1 किलोमीटर से कम के आसपास रहती है हर जगह की, लगभग औसत देखते हैं। ठीक है, और उससे ऊपर फिर क्या हो जाता है, पर्वत स्टार्ट हो जाते हैं, पर्वत की ऊंचाई। अब इससे नीचे यहाँ पर किनारा है, समुद्र का किनारा, यहाँ पर समुद्र और महाद्वीप एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद क्या है कि समुद्र में अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ इस तरह से ढलान होगी, इसको बोलते हैं समुद्री ढलान। उसके बाद एक प्लेन एरिया होगा, उसको बोलते हैं समुद्री बेसिन सतह, और उसके बाद आती है गहराई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आती है समुद्री सीमा। समुद्री सीमा के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है दोस्तों, यहाँ से लेकर कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है उसके अंदर। उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब ये जो एरिया, ठीक है, समुद्री ढलान आती है उसके अंदर। इस समुद्री ढलान में ही कुछ रिफ्ट सिस्टम यानी कुछ कटक होते हैं, कुछ गहराइयां भी होती हैं। उसके बाद आता है समुद्र का वितलीय मैदान। वितलीय मैदान क्या होता है दोस्तों, यहाँ से जो बहकर अवसाद यानी सेडिमेंट समुद्र के अंदर आते हैं वो एक जगह जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं वितलीय। ठीक है, समुद्री सीमा कौन सी होगी, जब महासागर और महाद्वीप एक दूसरे से मिलते हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर ये समुद्री ढलान भी आ गया और ये कुछ हिस्सा महाद्वीपीय ऊपर पट्टी का। इसके बाद आता है वितलीय मैदान या फिर समुद्री मैदान, एबाइसल प्लेन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एबाइसल प्लेन। ठीक है, तो ये एरिया कौन सा होता है दोस्तों, ये एरिया होता है जो समुद्री सीमा है उससे आगे का। ठीक है, अब उसमें क्या आता है, समुद्र यानी महाद्वीप से महाद्वीप से जो अवसाद या सेडिमेंट बहकर आते हैं वो जब एक जगह पर जमा हो जाते हैं, उससे जो मैदान बनते हैं उसको बोलते हैं वितलीय मैदान या एबाइसल। अब बात आती है मध्य समुद्री कटक यानी मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज आती है दोस्तों, वितलीय मैदान से आगे का जो क्षेत्र बचेगा उसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज, यानी वहां पर समुद्री पर्वत होंगे। ठीक है, समुद्र के अंदर पर्वत होंगे। ठीक है, वो जो क्षेत्र बचता है उसको बोलते हैं मध्य समुद्री तट। आगे बात सुनिए, अब इससे आगे का सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए क्या क्या एविडेंस, ठीक है, जब इसकी जो समुद्री अधस्तल है इसकी स्टडी की गई तो क्या पाया गया दोस्तों कि जो सारा एरिया है वो एक समान है। ठीक है, उसमें मैदान भी है, समुद्री कटक भी है यानी समुद्री मेखलाएं भी हैं और गर्त यानी गहराइयां भी। ठीक, अब पहली क्या बात बोली गई, जो समुद्र की जो चट्टानें हैं, ठीक, समुद्रीय परपट्टी की जो चट्टानें हैं वो युवा है। युवा मतलब जो महाद्वीप की जो चट्टानें हैं उनसे बाद में बनी हुई चट्टानें हैं इसकी समुद्र परपट्टी यानी समुद्र का जो निचला सतह है उसकी जो चट्टानें हैं वो महाद्वीप की चट्टानों से बाद में बनी हुई है। और समुद्री जो पर्वत हैं, मान लीजिए समुद्री पर्वत है, अब इसके आसपास की जो चोटियां होंगी ना दोस्तों, ये क्या देखा गया, जो मध्य समुद्री मेखला है, मध्य समुद्री मेखला या फिर मिड ओशनिक रिज हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो इसके दोनों ओर की जो चट्टानें हैं वो एक ही आयु की हैं, एक ही आयु की है, मतलब एक ही समय की बनी हुई है। एक ही समय की बनी हुई है, एक ही समय की बनी हुई है, तो इसका मतलब जो ये क्षेत्र है इसमें से कुछ लावा बाहर आके इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक,
तीसरा एविडेंस क्या है दोस्तों इस थ्योरी के सपोर्ट में, या फिर इसका बेस क्या बोल सकते हैं, जो समुद्र की चट्टानें हैं, समुद्र की जो भी चट्टानें हैं, वो कोई भी चट्टान आप कहीं से भी लेंगे, समुद्र की जो भी चट्टान लेंगे, वो 20 करोड़ साल से पुरानी नहीं है, 20 करोड़ साल से पुरानी नहीं है। अब वही बात करें आप महाद्वीप की चट्टानों की, तो वो कितनी पुरानी पाई गई है दोस्तों, 320 करोड़ साल, 320 करोड़ साल। अब इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि एक 20 करोड़ साल से पुरानी नहीं है, दूसरी 320 करोड़ साल पुरानी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चट्टानें हैं, महासागर की चट्टानें, वो बाद में बनी हुई है, और जो महाद्वीप की जो चट्टानें हैं वो पहले बनी हुई है। तो इसका मतलब समुद्र में कुछ ना कुछ हलचल हुई है, जिसके कारण चट्टानों का निर्माण फिर से हुआ है। ठीक, तो ये तीन जो आप चीजें देखते हैं, उससे ये पता चलता है कि जो समुद्र है उसके अंदर जो सरफेस है, सी फ्लोर है, वो ज्यादा युवा है या यंग है, इससे जो महासागर की जो महाद्वीप की जो सतह है उससे। ठीक है, अब इसी के बाद बेस के ऊपर विक्टर हैस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक, यानी महासागरीय सतह विस्तारण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, या आप बोल सकते हैं कि महासागरीय अधस्तल विस्तारण सिद्धांत, महासागरीय सतह विस्तारण सिद्धांत, सतह विस्तारण सिद्धांत। अब ये क्या बोलता है दोस्तों, विस्तारण सिद्धांत, जैसे ये हो गए क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट का एरिया हो गया, यानी ये महासागरीय परपट्टी, महासागरीय परपट्टी। अब एक चीज आपको पता है कि जो पर्वत है और महाद्वीप है, ठीक है, उनकी जो परपट्टी है या भूपरपट्टी की जब आप बात करेंगे, क्रस्ट की जब आप बात करेंगे, तो उसकी मोटाई महासागरीय परपट्टी की मोटाई से ज्यादा होती है, यानी ओशियनिक क्रस्ट से ज्यादा मोटी होती है। कौन सी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इसके नीचे क्या है दोस्तों? एस्थेनोस्फीयर। क्रस्ट से नीचे क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर। और इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म, ठीक है, या फिर मोल्टन लावा। लावा वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? लावा, ठीक है, इस एरिया के अंदर लावा प्रेजेंट। अब इस क्षेत्र के अंदर मान लिया चट्टानें कमजोर है, चट्टानें कमजोर, तो चट्टान ये लावा क्या करेगा? ये इन दरारों से बाहर आना स्टार्ट करेगा। तो अगर लावा इस साइड बह रहा है, ये यहां से इस साइड और इससे इस तरफ, फिर से मैं एरो अच्छे से दिखा देता हूं, ठीक है। ये क्रैक हो गया। अब इस साइड ये लावा इस साइड बह रहा है और इस साइड कन्वेक्शन करंट हमने पढ़ा था, यानी जो महासागरीय संवहन था, संवहन प्रवाह था, उससे लावा क्या करता है? इस प्रकार एक साइकिल के अंदर घूमता रहता है, इसी प्रकार इस तरफ। तो ये वाली साइड है, ये इससे ऊपर वाली जो सतह है क्रस्ट वाली, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएगी, और ये जो करंट की डायरेक्शन है ये ऊपर वाली क्रस्ट को इस साइड लेके जाएगी, राइट साइड। तो यहाँ से अलग हो जाएगा ये एरिया, अलग हो जाएगा तो यहाँ से लावा निकलेगा, लावा निकलेगा तो यहाँ पे जम जाएगा वो, ठीक है। यहाँ से निकलकर बाहर आकर क्या होगा? जम जाएगा पानी के अंदर। तो उससे क्या बनता है दोस्तों? मिड ओशनिक रिज, यानी मध्य समुद्री मेखलाएं। इसी से क्या बनती है? मध्य समुद्री मेखलाएं। और ये दोनों दूर दूर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। जो सी की जो फ्लोर है उसका विस्तार हो रहा है ना दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही है, दूर जा रही है तो विस्तार तो होगा, ठीक है।
अब क्या बोला कि अगर एक महासागर का अगर विस्तार हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा महासागर खत्म होगा, यानी उसका इसका विस्तार हो रहा है तो दूसरा मतलब क्षीण नहीं होगा, ठीक है। एक बढ़ रहा है तो एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां से अब इस तरफ जा रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर कोई क्रैक है, मान लो यहाँ पर भी कोई क्रैक है, तो ये जो है इस साइड अगर जाएगा तो ये वाली जो क्रस्ट है वो दूसरी क्रस्ट के नीचे नीचे धस जाएगी। इस वाले क्षेत्र के अंदर एक जो क्रस्ट है तो क्या करेगी, दूसरी तरफ से आने वाली क्रस्ट के नीचे धस जाएगी। आगे बात समझिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, ट्रेंच, ठीक है, या गर्त। आगे बात समझिए, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, यहाँ पर ये पास आएंगी। क्यों? क्योंकि इस साइड भी कोई करंट होगा, करंट होगा तो क्या होगा, एक तरफ की जो क्रस्ट है वो नीचे धस जाएगी, दूसरी इसके ऊपर आ जाएगी। देखो कुछ इस तरह से, यानी ये पास पास आ रही है तो एक नीचे चली जाएगी ऐसे और एक ऊपर, तो इसके बीच में क्या है, एक गर्त बन गई, ठीक है। ऐसे तो नहीं मिल रही ना, ऐसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है तो क्या होगा, गर्त का कुछ क्षेत्र बनेगा, कुछ गहराई बनेगी, उसको बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है। तो अगर कन्वर्जेंट है तो ट्रेंच बनेगी, और डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट का मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक स्थान पर मिल रही है। तो मिल रही है तो क्या बनेगा, ट्रेंच बनेगा, और अगर दूर जा रही है तो क्या बनेगा, रिज यानी पर्वत बनेगा। तो जो समुद्र है उसके अंदर सबसे बड़ा जो ओशियनिक रिज है वो अटलांटिक ओशियन के अंदर है, ठीक है, मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज, वो सबसे बड़ा पर्वत है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, यानी ऐसा मतलब पृथ्वी के ऊपर जो मौजूद पर्वत है उसमें जो मिड ओशियनिक अटलांटिक रिज है वो सबसे बड़ी है, ठीक। और ट्रेंच कई बहुत सारे ट्रेंच हैं, जिसमें जो फेमस नाम है वो मारियाना ट्रेंच का, ठीक है, मारियाना गर्त। आगे बात समझते, तो ट्रेंच और मिड ओशियनिक रिज यानी मध्य समुद्री मेखलाएं इस प्रकार बनती हैं दोस्तों। अगर डाइवर्जेंट मतलब ये करंट है, कन्वेक्शन करंट, वो क्रस्ट को एक दूसरे से दूर तो लेके जा रहा है तो क्या होगा, नीचे से लावा निकलेगा और बाहर आके ये क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने से क्या होगा, पर्वत बनेगा। दूसरा क्या है कि अगर दोनों तरफ की क्रस्ट यानी ऊपर पट्टी एक दूसरे के पास पास आ रही है तो क्या होगा, एक नीचे की तरफ धस जाएगी और दूसरी ऊपर होगी उसके, तो इससे क्या बनेगा, उससे बनेगा गहराई, उसको बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है। आगे बात सुनिए, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यही तक है, ठीक है। इसके बाद एक थ्योरी और बचती है इसमें, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है, जो सबसे एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो आज की क्लास में तक रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।